बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाब गज़ीदा। ये नावल मेरी तहरीरें नामी फ़ेसबुक पेज से लिया गया है। किस्त नंबर 27, एपिसोड 27। अरे तानिया, ये क्या, तुम रो रही हो? रोने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। मुंह हाथ धोकर बाहर आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। उसने तानिया का सर थपथपाया और कमरे से बाहर निकल आया। कुछ देर के बाद तानिया नाश्ते की मेज़ पर आई तो अपने आप को खासा संभाल चुकी थी। वो खामोशी से नाश्ता करने लगी। मोहसिन राव ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर बोला, हाँ तानिया, क्या मैं एतबार राव को इनकार कर दूं क्या? तानिया ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ अपना सर झुका लिया। तानिया, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। भाई, मैं ये इख्तियार आपको देती हूँ, आप खुद फैसला कर लें। मुझे आपका हर फैसला मंजूर होगा। तानिया ने सादतमंदी से कहा। यानी मजबूरन? नहीं भाई, खुशी से। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्या आज रात में उसे खाने पर बुला लूं? शौक से बुलाएं भाई, तानिया ने नज़रें झुकाए झुकाए कहा। वैसे तानिया, अगर इजाज़त हो तो साथ में नादरा को भी बुला लूं? मोहसिन राव ने इजाज़त चाही। जी भाई, आपको इजाज़त है, तानिया ने एकदम अपनी नज़रें उठाकर कहा। बहुत शुक्रिया तानिया, मोहसिन राव ने अपनी गर्दन झुकाकर कहा। भाईजान, आज मैं साइमा की तरफ जाऊंगी और दोपहर का खाना वहीं खाऊंगी। हाँ ठीक है, चली जाना, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ ज़रूर ले जाना। भाईजान, सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाना बड़ा अजीब सा लगता है। लोग बड़ी हैरत से देखते हैं, बड़ी उलझन होती है। इन गार्डों से जान नहीं छूट सकती। तानिया, मजबूरी है, मोहसिन राव ने कहा। आदमी को अपनी हिफाजत से गफलत नहीं बरतनी चाहिए। मोहसिन राव के जाने के बाद तानिया ने साइमा को फ़ोन करके अपने आने की इत्तला दी। फिर वह तैयार हुई, रावी रोड की तरफ चल दी। वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी। गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल पर गार्ड चल रहा था। जब उसकी गाड़ी रावी रोड के पुल पर पहुंची तो उसने फुटपाथ पर एक तमाशा दिखाने वाली को जाते हुए देखा। उसके साथ एक बंदर और रीछ था। तानिया ने फ़ौरन अपनी गाड़ी आहिस्ता कर दी। फिर उसने मुड़कर उस औरत की तरफ देखा। वो एक पक्की उम्र की खूबसूरत औरत थी। उसकी उम्र 35 से ऊपर रही होगी, लेकिन वो अपनी सेहत के एतबार से कम की दिखाई दे रही थी। वो कमीज़ और घाघरा पहने हुए थी। उस औरत को देखकर तानिया के दिमाग में एक अजीब ख्याल बिजली की तरह कूदा। उसने फ़ौरन अपनी गाड़ी रोक ली और गाड़ी से उतरकर उसके करीब आने का इंतज़ार करने लगी। जब रीछ वाली औरत ने एक गाड़ी वाली औरत को अपने इंतज़ार में देखा तो उसने जल्दी जल्दी कदम उठाए और नज़दीक जाकर बोली, जी मैम साहब, ये बताओ तुम तमाशा दिखाने का क्या लेती हो? तानिया ने मुस्कुराकर पूछा। यहाँ पुल पर देखोगी तमाशा? वह हैरान होकर बोली। नहीं, अपने घर पर। तुम ये बताओ कि पूरे दिन में क्या कमा लेती हो? कभी 100, कभी 50, उस औरत ने बताया। अच्छा, तानिया ने अपने पर्स से 100 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रखे और बोली, फिलहाल ये 100 रुपये रख लो। कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें 500 रुपये और दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर पर 2-4 घंटे गुजारने होंगे। मेम साहब, मगर तुमने मेरा करना क्या है? मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगी, अपने साथ रीछ और बंदर को लाना न भूलना। नहीं जी, इनको मैं कहाँ छोड़ सकती हूँ भला, ये मेरे साथ होंगे। पर जी, आऊँ कहाँ? मॉडल टाउन आना होगा। तानिया ने कागज़ पर उसे अपने घर का पता लिखकर थमाया। इस कागज़ पर मेरे घर का पता लिखा है, किसी से पूछ कर आ जाना। मैं सुबह 10 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है मैम साहब, मैं आ जाऊँगी। ये कहकर उसने वो कागज़ और 100 रुपये का नोट बहुत एहतियात से अपनी कमीज़ में रख लिया। तानिया को बात करते देखकर गुजरने वाले लोग वहाँ रुकने लगे थे। तानिया से बात करके जल्दी से गाड़ी में बैठी और गाड़ी तेज़ी से निकाल कर ले गई। दूसरे दिन वो वक्त मुकर्रर पर मॉडल टाउन तानिया की कोठी के गेट पर पहुँच गई। रफ़ीक ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने रीछ वाली को पाकर उसे डांटते हुए बोला, ओ चल आगे बढ़, यहाँ कोई नहीं देख रहा तेरा तमाशा। ओ बेल किसे मुँह वाले, अंदर जाके मेम साहब को बोल कि तमाशे वाली आई है। मेम साहब? कौन मेम साहब? इधर तो कोई मेम साहब नहीं रहती। तानिया को उस रीछ वाली का इंतजार था। वो बैल की आवाज़ सुनकर रफ़ीक के साथ खुद भी बाहर निकल आई। रफ़ीक को उसने गेट पर किसी से उलझते देखा तो वह तेज़ी से गेट की तरफ आ गई। सामने से उसे रीछ वाली नजर आई। रीछ वाली ने भी उसे आते हुए देख लिया। वो रफ़ीक को गुस्से से देखते हुए बोली, झूठ बोलता है, वो क्या आ रही है मेम साहब? रफ़ीक ने हैरत से पलट कर पीछे देखा। तानिया ने इशारे से कहा, इसे अंदर आने दो। जी बीबी? अच्छा बीबी। रफ़ीक को बड़ी हैरत हुई। बहरहाल उसने गेट खोल दिया। वो अपनी रीछ और बंदर के साथ अंदर आ गई और बोली, मेम साहब, मुझे देर तो नहीं हुई, तुमने कमाल कर दिया, बड़े ठीक वक्त पर आई हो। तानिया ने खुश होकर कहा। तानिया ने पहले अपने कैमरे से उसकी मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीरें उतारी। फिर उसने उसे एक दरख्त के नीचे स्टूल पर बिठा दिया और एज़ल पर लगे कागज़ पर उसको स्केच करने लग गई। मोहसिन राव का मामूल था कि वो दोपहर का खाना घर पर खाता था। खाना खाकर वो आराम करता था और फिर शाम की चाय पीकर रेस्टोरेंट का रुख करता था। आज भी वो ठीक 1 बजे घर पहुंच गया। गाड़ी का हॉर्न सुनकर रफ़ीक ने कोठी का गेट खोला। मोहसिन राव गाड़ी अंदर ले आया। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर उसका गार्ड बैठा था, जबकि दूसरा गार्ड कोठी के अंदर अलर्ट खड़ा था।
मोहसिन राव ने गाड़ी से उतरकर तानिया की तरफ बड़ी दिलचस्पी से देखा, जो बड़े इन्हिमाक से तस्वीर बना रही थी। रीछ वाली पर अभी उसकी नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन रीछ वाली ने उसे गाड़ी से उतरते ही देख लिया था। उसे देखते ही अचानक उसमें बिजली सी दौड़ गई। वो बड़ी बर्क रफ्तारी से उठी। उसने पलक झपकते अपनी कमीज से चाकू निकाला और करीब आते हुए मोहसिन राव का बड़ी महारत से निशाना दिया। मोहसिन ने उसे अपनी तरफ चाकू फेंकते हुए देख लिया था। वो फौरन एक तरफ को हो गया। इस तरह वो चाकू जिसे दिल में पेवस्त हो जाना चाहिए था, दिल में पेवस्त न हो सका, अलबत्ता उसके बाजू में ज़रूर घुस गया। दोनों गार्ड्स ने फौरन ही क्लाशनकोव सीधी कर ली, लेकिन मोहसिन राव ने ज़ोर से चीख कर कहा, नहीं। मोहसिन राव ने उस रीछ वाली को पहचान लिया था। वो राखी थी, राजमदारी की बेटी। चंद लम्हों में जाने क्या से क्या हो गया था। अगर वो अपने गार्ड्स को मना न करता तो अब तक राखी की लाश ज़मीन पर पड़ी तड़प रही होती। चाकू का वार करने के बाद राखी ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। वो अपने रीछ और बंदर के साथ तेज़ी से भागती हुई गेट से निकल गई। रफ़ीका भी गेट पर मौजूद था। वो गेट बंद कर रहा था। उसने राखी को मोहसिन राव पर चाकू फेंकती हुई देख लिया था। उसने चाहा कि गेट बंद करके भागती राखी को रोक ले। उधर से गार्ड भी उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़े। तब मोहसिन राव ने फिर उन्हें तंबीह की, इसे जाने दो इसे। रफ़ीक और गार्ड हाथ मलते रह गए। तानिया शशतर खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। दिल धक धक कर रहा था और टांगें लरज रही थी। उसे क्या मालूम था कि वो खुद ही अपने भाई के कत्ल का सामान कर रही है, खुद ही कातिल को घर बुला रही है। क्या अजब तमाशा था। वो चाकू उसके बाजू में पेवस्त था, लेकिन आर पार नहीं हुआ था और हड्डी भी मजरूब नहीं हुई थी। मोहसिन कोट पहने हुआ था, इसकी बचत हो गई थी। मोहसिन राव ने उस चाकू को हत्थे से पकड़कर खींच लिया और खून आलूद चाकू रफ़ीक की तरफ बढ़ाकर बोला, इसे धोकर अपने पास रखो। फिर उसने गार्ड की मदद से कोट उतारा, जख्म पर रुमाल बांधा और गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, चलो अस्पताल चलो। तानिया पिछली सीट पर फौरन उसके बराबर बैठ गई। वो फटी फटी आंखों से अपने भाई को देखी जा रही थी। तानिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मामूली जख्म है, ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसने हौसला दिया। तानिया कुछ कहे बगैर उसके कंधे पर सर रख कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। अस्पताल में ज़ब्ती की कार्रवाई के बाद फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जख्म गहरा था, लेकिन मुहलिक नहीं था। ऊपर वाले ने उसे बचा लिया था, वरना राखी ने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने बराह रास्त दिल पर वार किया था। अगर ये वार कारगर हो जाता तो मोहसिन राव की मौत यकीनी थी। जिस चाकू से उस पर वार किया गया था, उस चाकू को मोहसिन राव अच्छी तरह पहचानता था। वो राजमदारी का चाकू था। ये चाकू हमेशा उसके पास रहता था। राजमदारी धोखे में मारा गया था। वो मोहसिन राव पर पक्का जादू करके उसे हमेशा के लिए अपनी कैद में लेना चाहता था और अपने इस मकसद में उसने खासी कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन वो माउस की रात, स्याह तारीख शब खुद उसकी ज़िंदगी को मौत की आगोश में कैद कर रही थी। जोगी रामपाल ने राजमदारी पर ऐसा मोहलिक वार किया था, उससे बचने का कोई रास्ता न रहा। राजमदारी खुद को बड़ा ज़बरदस्त जादूगर समझता था और ये जोम ही उसे ले डूबा था। वो मोहसिन राव को कैद करते हुए खुद मौत की गिरफ्त में आ गया था। अगरचे आखिरी लम्हों में उस पर सारे राज फाश हो गए थे। वो जान गया था कि किसने क्या किया है, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो सकता था। बहुत देर हो चुकी थी। वो तड़प तड़प कर मर गया था। दूसरे दिन जब जंगल से उसका बाप घर न पहुंचा तो राखी फिक्रमंद हो गई। एक दिन उसने उसके आने का और इंतजार किया। जब वो तीसरे दिन भी घर न आया तो अपने रीछ और बंदर को लेकर जंगल की तरफ गई। फिलहाल उसने अपने बाप की लाश तलाश कर ली। उसके बाप की लाश अगरचे नाकाबिल शनाख्त थी, लेकिन वहाँ मौजूद दूसरी चीज़ों से उसने अंदाज़ा कर लिया कि यह राजमदारी की लाश है। वहाँ मोहसिन राव भी मौजूद न था। उसने रीछ की खाल में गड़ा हुआ चाकू खींच लिया और उसी लम्हे अपने बाप की कसम खाई कि वो मोहसिन राव से इस कत्ल का इंतकाम लेकर रहेगी। वह जब भी जहाँ भी उसे नजर आ गया उसे मार देगी। अगर उसका नहीं हुआ तो वो फिर किसी का भी नहीं हो सकेगा। कुछ दिन के बाद उसने लाहौर का रुख किया। चाकू फेंक कर मारने का फ़न उसने बाप से सीख रखा था। उसने अपने बाप के उस चाकू से मजीद मशक की, यहाँ तक कि वो चाकू फेंक कर वार करने के फ़न में ताक हो गई। कबीले के कई नौजवान उस पर फरीफ्ता थे और उससे शादी करने के ख्वाहां थे, लेकिन उसने अपने कबीले वालों से साफ साफ कह दिया था कि जब तक वो अपने दुश्मन से इंतकाम नहीं लेगी, कभी किसी खुशी का मुँह नहीं देखेगी, चाहे अपने दुश्मन को तलाश करने में उम्र ही क्यों न बीत जाए। और उम्र रायगां का सफ़र जारी था। कहने का तो वह तमाशाई थी, लेकिन खुद उसकी ज़िंदगी एक तमाशा बनी हुई थी। वो यहाँ वहाँ भटक रही थी कि अचानक ही उसकी मंजिल उसके सामने आ गई। मोहसिन राव को अचानक अपने सामने पाकर उसके जिस्म में बिजली सी भर गई। उसने आनन फानन वो कर दिया जिसकी उसने अपने बाप की लाश पर कसम खाई थी। वार करके वो एक लम्हा भी वहाँ नहीं रुकी थी। उसने ये भी नहीं देखा था कि उसका वार कारगर हुआ है या नहीं, वो जिंदा है या मर गया। बस उसे अपने वार पर यकीन था। वो जानती थी कि उसके हाथ से निकला हुआ चाकू कभी बेनिशाना नहीं हुआ, पर इसका क्या कीजिए कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। नादरा को जब इल्म हुआ कि मोहसिन पर कातलाना हमला हुआ है तो वह भागकर अस्पताल पहुंची। ये इत्तेफाक था कि उस वक्त लाहौर में थी। जब वह अस्पताल के कमरे में पहुंची तो वहां तो एक मेला लगा हुआ था। नादरा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। तानिया ने नादरा को अस्पताल ही से फ़ोन किया था। उस वक्त मोहसिन राव ऑपरेशन थिएटर में था। बहुत छोटा सा ऑपरेशन था। जख्म साफ करके टांके लगा दिए गए थे। तानिया ने नादरा को कुछ नहीं बताया था, बस इतना ही कहा था कि भाईजान ज़ख्मी है, वो फ़ौरन अस्पताल आ जाए।
नादरा को देखकर तानिया ने उसे गले से लगा लिया और बोली, परेशान ना हो भाईजान, आप बिल्कुल ठीक हैं। मोहसिन राव तकियों से टेक लगाए नीम दराज था। नादरा को देखकर मुस्कुराया और बोला, आओ नादरा। कमरे में उस वक्त मोहसिन राव को बचपन का दोस्त आसिफ सिद्दीकी, अंकल आमर और उनकी फैमिली और तानिया थी। नादरा को देखकर आसिफ सिद्दीकी ने जाने की इजाज़त चाहिए। उसके जाने के बाद कमरे में घर के लोग रह गए। उन सब लोगों से उसका तारुफ था। ये कैसे हुआ? नादरा की आवाज़ में बड़ी तड़प थी। तुम्हें तानिया ने कुछ बताया नहीं? नहीं भाईजान, मैंने जानकर नहीं बताया था कि परेशान होगी। तुमने बहुत अच्छा किया, इस मरतबा अंकल आमर बोले। फिर वह नादरा से मुखातिब हुए। मोहसिन राव ने यह ज़ख्म हंस कर खाया है। क्या मतलब? नादरा ने कहा। अंकल आमर, मैं समझी नहीं आपकी बात। बात यह है कि कातला से उन्होंने पूरा ताउन किया। उसे पूरे इत्मीनान से फ़रार होने का मौका इनायत किया गया। कातला? ये अब क्या कह रहे हैं अंकल आमर? क्या मोहसिन पर कतलाना हमला हुआ है? जी, मोहसिन साहब पर कातलाना हमला हुआ है और वो भी किसी खातून ने किया। कौन थी वो? नादरा उलझन में गिरफ्तार हो गई। तुम्हारी दोस्त, इस मरतबा मोहसिन राव बोला और बोलकर हंस दिया। मेरी दोस्त? नादरा ने हैरान होकर पूछा। भाईजान क्यों परेशान कर रहे हैं? नाम बता क्यों नहीं देते? तानिया, तुम बताओ वो कौन थी? वो राखी थी और उस कमीनी को मैंने खुद घर बुलवाया था। तानिया के लहजे में पछतावा था। तुम क्यों नादम हो रही हो? तुम्हें क्या मालूम था कि वो तुम्हारी भाईजान की दुश्मन बनी हुई है? अच्छा, तो वो राखी थी, राजमदारी की बेटी। इतने बरसों के बाद वो यहाँ कहाँ आ गई? तानिया ज़रा मुझे तफसील से बताओ। तानिया ने राखी से मुलाकात और उसे घर बुलाने की सारी तफसील से आगाह कर दिया। मोहसिन, ये आपने क्या किया? नादरा ने सारा वाक़या सुनकर मोहसिन की तरफ रुख किया। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। उस कुतिया की लाश क्यों नहीं गिराई? उसे फरार होने का मौका क्यों दिया? नादरा के लहजे में गुस्से की झलक थी। मोहसिन राव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या जवाब देता? उसके पास कोई जवाब न था। सच बात तो यह है कि उसे खुद मालूम न था कि उसने ऐसा क्यों किया। अस्पताल से घर आ जाने के बाद जख्म भर जाने तक नादरा ने उससे ये सवाल बार बार किया कि उसने कातलाना हमले के बावजूद राखी को क्यों छोड़ दिया, लेकिन हर बार मोहसिन राव कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। वैसे वो अपने उस रवैये के बारे में मुसलसल सोचता रहा। फिर एक दिन तानिया ने उस सवाल को दोहराया। वो बोली, भाईजान ये ख्वाहिश तो ज़िंदगी भर रहेगी कि मेरी हमाकत से मेरे भाई पर कातलाना हमला हुआ, लेकिन ये बात भी मेरे दिल में फांस बनकर चुभी हुई है कि आपने उस कमीनी को पूरे इत्मीनान से निकल जाने दिया। आखिर भाईजान कुछ बताएं तो, आपने ऐसा क्यों किया? ये सवाल नादरा भी मुझसे कई बार पूछ चुकी है। फिर जो सुनता है उसके दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि मैंने राखी को जाने क्यों दिया। मैं खुद भी अपने इस रवैये पर मुसलसल गौर करता रहा हूँ और अब मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, और ये शायद बाद में नादरा से न कह सकूं, लेकिन तुम क्योंकि मेरी ज़िंदगी के हर राज से वाकिफ़ हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने उसे इसलिए छोड़ दिया था कि शायद मुझसे कोई खुशी देना चाहता था। उसने अजीब बात की। खुशी देना चाहते थे? एक कातला को खुशी? मेरा ख्याल है कि आप दुनिया के सबसे अनोखे ज़ख्मी हैं। आपने ज़ख्म इसलिए खाया कि ज़ख्म लगाने वाला खुश हो सके। वाह भाईजान वाह, जवाब नहीं आपका। देखो तानिया, राखी का बाप मेरा मोहसिन था। उसने मुझे कत्ल होने से बचाया था, लेकिन फिर वो मेरे ही हाथों मारा गया। तुम ये भी जानती हो कि वो मुझे टूट कर चाहती थी, लेकिन मैंने कभी इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया, जबकि मैं नादरा का असीर हो गया। मेरा ख्याल है कि वो हमारी इन मुलाकातों से वाकिफ़ थी। उसके बावजूद उसने कभी जब्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अब तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि जब उसने अपने बाप की मस्क शुदा लाश जंगल में पाई होगी और मुझे वहाँ से गायब पाया होगा, तो उसके दिल में अचानक इंतकाम का शोला भड़क उठा होगा। बात असल में यह है तानिया कि मैं राखी के बारे में हमेशा एक मुजरमाना एहसास में मुब्तला रहा हूँ। राखी के कातलाना हमले ने उस मुजरमाना एहसास को मिटा दिया है। अब मैं जालिम नहीं, मजलूम बन गया हूँ। मेरा ख्याल है कि अब तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गई होगी। मोहसिन राव ने अपनी बात उसे वजाहत से समझाई। पता नहीं तानिया उसकी बात समझी या नहीं, बस उतना कहकर चुप हो गई। अल्लाह आप पर रहम करे। और अल्लाह ने उस पर वाकई रहम कर दिया था। राखी के जानलेवा वार से वो साफ तौर पर बच निकला था। उस दिन शाम तक उसे अस्पताल से फारिग कर दिया गया। जब वो अस्पताल से घर जा रहा था, अस्पताल के हाथे में उसे एतबार राव मिल गया। अगरचे आसिफ सिद्दीकी ने मोहसिन राव पर कातलाना हमले की इत्तला सिनेमा के मैनेजर को दे दी थी, लेकिन एतबार राव उस वक्त घर पर था, नहीं सिनेमा पर। वो किसी काम से कहीं गया हुआ था। जब वो अपने काम से फारिग होकर सिनेमा पहुंचा तो मैनेजर ने उसे फ़ौरन आसिफ सिद्दीकी का पैगाम दिया। वो पैगाम सुनते ही उल्टे कदमों सिनेमा से निकला और गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच गया। वो बेहद फिक्रमंद था। उसके मैनेजर ने उसे सिर्फ इतना ही बताया था कि मोहसिन साहब पर कातलाना हमला हुआ है और वो फलां अस्पताल में है। उस हमले को राव अहमद अली की जानिब से घिनौनी कार्रवाई समझ रहा था, इसलिए वो फिक्रमंद होने के साथ शर्मिंदा सा भी था। मोहसिन क्या हुआ? खैर तो है? किसने हमला किया तुम पर? हाँ सब खैर है, बाजू में मामूली से ज़ख्म आया है, वरम पट्टी कर दी गई है और मुझे अस्पताल छोड़ देने का हुक्म हुआ है। एतबार तुम हमारे साथ घर चलो, वहाँ बैठकर बातें होंगी, मोहसिन राव ने खुश मिजाजी से कहा। तानिया और नादरा साथ थी। अंकल आमर अपने घर जा चुके थे। वो दोनों मोहसिन राव के साथ बैठ गईं, जबकि एतबार राव अपनी गाड़ी में उनके पीछे पीछे हो गया। घर पहुंचकर तानिया और नादरा तो अंदर कोठी में चली गईं, जबकि मोहसिन राव एतबार को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गया।
एतबार राव उस हमले का पस मंज़र समझने के लिए बेताब था। जब मोहसिन राव ने उस कातलाना हमले का पस मंज़र समझाया तो एतबार राव ने अंदर ही अंदर इत्मीनान का सांस लिया। वो मोहसिन राव के सामने मज़ीद शर्मिंदा होने से बच गया था। चाय पीने के बाद जब एतबार राव ने जाने की इजाज़त चाही तो मोहसिन राव ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया। उसने कहा, एतबार राव, तुम खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। एतबार राव रुक गया। तानिया को जब मालूम हुआ कि एतबार राव को मोहसिन राव ने खाने पर रोक लिया है तो उसने अपनी खुसूसी निगरानी में खाने की तैयारी शुरू कर दी। वक्फे वक्फे से वो ड्राइंग रूम में भी जाती रही। नादरा भी उसके साथ ही होती। मोहसिन राव अपनी आप बीती उसे सुना रहा था और वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। जब मोहसिन राव का किस्सा ख़त्म हो गया तो नादरा और तानिया ने भी वहाँ होने वाली गुफ्तगू में हिस्सा लिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मोहसिन राव उससे बाथरूम जाने की इजाज़त लेकर वहाँ से उठा। कुछ देर के बाद ही नादरा भी उठकर बाहर चली गई। अब ड्राइंग रूम में तानिया अकेली रह गई। खुद को तनहा महसूस करके उसकी अजीब सी कैफियत हो गई। उसे नादरा पर बड़ा गुस्सा आया कि वह अचानक ही कुछ कहे बगैर ड्राइंग रूम से क्यों निकल गई थी। अब तानिया चाहती भी तो ड्राइंग रूम से नहीं उठ सकती थी क्योंकि एतबार राव को ड्राइंग रूम में तनहा छोड़ देना किसी तौर पर मुनासिब न था। वह हिम्मत करके बैठी रही। एतबार राव जो भी नादरा से बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहा था अचानक खामोश हो गया, यूं जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर खामोशी से वो तानिया की तरफ देखता रहा जो नज़रें झुकाए बैठी थी। उसकी निगाहों में आर्ट गैलरी वाला मंजर घूम रहा था। जब एतबार राव उससे मिलने आया था और उसने नापसंदीदगी का इजहार करके उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया था और वो शरीफ आदमी कितनी खामोशी से वापस चला गया था। अचानक तानिया ने नज़रें उठाईं और उसे देखा। वो सोफे पर बड़े इत्मीनान से बैठा था। उस वक्त उसने भी तानिया को देखा। नज़रों से नज़रें मिली और फिर दोनों पलक झपकाना भूल गए। चंद लम्हों बाद नादरा वापस आ गई। वो दोनों को खामोश देखकर बोली, इस कदर सन्नाटा। ड्राइंग रूम में दाखिल होते वक्त मैं सोच रही थी शायद यहाँ कमरे में कोई है ही नहीं। अब तो यकीन आ गया कि हम दोनों कमरे में ही हैं। एतबार राव बोला, हाँ ये यकीन तो आ गया, लेकिन एक बात पर फिर भी हैरत है। वो क्या? एतबार राव ने पूछा तो तानिया ने चौंक कर नादरा को देखा। जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बजती वैसे ही एक तरफा गुफ्तगू भी नहीं होती। एतबार राव ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपकी बात का तानिया ने जवाब नहीं दिया? नादरा ने तानिया की तरफ देखा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हुआ ये कि ये सर झुका के कुछ सोच रही थी। मैंने इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा। वैसे नादरा, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी खामोशी भी ज़ुबान बन जाती है और ऐसी खामोशी पर हज़ार जुमले कुर्बान किए जा सकते हैं। जब लब खामोश हों तो आंखों आंखों में बात होती है। अच्छा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बात नज़रों नज़रों में हो रही थी? नादरा ने उसकी बात को एक नया रंग दे दिया। मैं अभी आती हूँ। तानिया एकदम हड़बड़ा कर उठी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे नादरा ने उसकी चोरी पकड़ ली। वो महजूब सी हो गई। उससे वहाँ बैठा ना गया। कहाँ जा रही हो? नादरा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। किचन में, ये कहकर वो तेज़ी से ड्राइंग रूम से निकल गई। एतबार राव और नादरा ने एक दूसरे को देखा और बेख्तियार मुस्कुरा पड़े। और फिर एक दिन जब तानिया हस्ब महमूद अपनी आर्ट गैलरी के दफ्तर में एक पेंटिंग पर काम कर रही थी तो दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। उसने पलट कर देखा तो दरवाजे पर एतबार राव खड़ा उसे अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। वो कह रहा था, मैं अंदर तो आ सकता हूँ ना? उसे देखकर न जाने तानिया की आवाज़ क्यों गुम हो जाते थे। वो अंदर ही अंदर सिमटने लगती थी। उसे हिजाब आने लगता था। उस वक्त भी यही हुआ। उसे देखकर गड़बड़ा गई। ब्रश ठीक से रखा न गया। वो लौटकर उसके कपड़ों पर गिरा और उसके रंगीन कपड़ों को मज़ीद रंगीन कर गया। जी आइए, उसने अपने आप को संभालते हुए कहा। वो पूरे इत्मीनान से अंदर आया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तानिया ने तौलिए से अपने हाथ और कपड़े साफ़ किए और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसकी नज़रें मेज़ पर थीं। तानिया, एतबार राव ने बहुत धीरे से पुकारा। उसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर उसे खुशी का एहसास हुआ। उसने अपनी घिनेरी पलकों की चिलमन उठाई और अपनी काली खूबसूरत आंखों से उसे देखा। जी, मैंने आपके बड़ों से एक बात की थी, उसका जवाब मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। चाहे ये जवाब इनकार में ही क्यों ना हो, लेकिन इनकार करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि मैं फिर ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा। एतबार राव ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, मैंने इसका फ़ैसला अपने बड़ों पर छोड़ दिया है। तानिया ने आहिस्तगी से जवाब दिया। अच्छा, लेकिन आपके बड़ों का फ़ैसला क्या है? एतबार राव ने सवाल किया। ये तो आप बड़ों से ही मालूम करें, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। हाँ ज़रूर, मैं आपकी बातें सुनने ही यहाँ आया हूँ। अगर आप ये सब जायदाद हासिल करने के लिए कर रहे हैं तो मैं अपने हिस्से की जायदाद वैसे ही आपके नाम कर दूँगी। आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। तानिया ने अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। अच्छा किया आपने मुझे ये बात कह दी, लेकिन आपको शायद पूरी बात मालूम नहीं, इसीलिए आपने ऐसी बात की है। मैंने ये बात तय की है और इसका इजहार मोहसिन भाई और अंकल आमिर दोनों से कर दिया है कि शादी से पहले मैं अपनी तमाम जायदाद आपके नाम मुंतकिल कर दूंगा। महर आपकी मर्ज़ी का होगा, चाहे वो 1 करोड़ का ही क्यों ना हो। इसके अलावा तलाक का हक भी आपको हासिल होगा। अब बताइए, अब तो कोई खदशा नहीं। अगर आप मज़ीद कोई मजबूती चाहती हूँ तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ। एतबार राव ने पुरखुलूस लहजे में कहा। हैरत है, आप ये सब किस लिए कर रहे हैं? तानिया को वाकई हैरत थी। आपको हासिल करने के लिए। एतबार राव ने उसे गहरी नज़रों से देखा। मुझ में ऐसा क्या है? मेरी जैसी लड़कियां तो आपको बेशुमार मिल जाएंगी। मुझे बेशुमार लड़कियां नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक लड़की चाहिए और वो भी तानिया।
और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तानिया जैसी लड़की इस रुए ज़मीन पर दूसरी कोई और नहीं। यह आपकी गलतफहमी है। नहीं तानिया, तुम बेहद हसीन हो, इस बात में कोई शुबा नहीं। लेकिन अगर तुम हसीन ना भी होती, महज कबूल सूरत भी होती, तब भी मैं तुमसे ही शादी करता। अच्छा, इसकी वजह? वजह यह है कि मैं अपने बाप के पाप धोना चाहता हूँ, दोनों ख़ानदानों को एक करना चाहता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि मोहसिन भाई ऐसा ही चाहते हैं, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। मैं आप दोनों की वसत कल्बी की दाद देता हूँ, वरना मेरे बाप ने जो किया है वो काबिल माफ़ी तो नहीं। एतबार राव ने साफ गोई से कहा, आपके लिए क्या मंगवाऊँ, चाय या ठंडा? ये कहकर उसने घंटी बजाई। तानिया, तुमने एक कातिल के बेटे से अच्छी तरह बात कर ली, मेरे लिए यही काफ़ी है। अच्छा, अब मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश न करें। उस दिन मैंने आपके साथ बदसलूकी की, मैं माजरत चाहती हूँ। तानिया ने इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा, नहीं, माजरत की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो इससे भी ज़्यादा करती। तुमने तो फिर भी हाथ से ज़ब्त का दामन न छोड़ा। मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ। अच्छा बस। इतनी देर में चपरासी अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर तानिया ने एतबार राव से पूछा, हाँ, क्या काफ़ी मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं, तानिया ने कहा। फिर वो चपरासी से मुखातिब होकर बोली, काफ़ी बनाओ। तानिया, क्या ये मुमकिन नहीं कि हम कहीं बाहर चलकर काफ़ी पीएं? एतबार राव ने झिझकते हुए कहा, बिल्कुल मुमकिन है। तानिया ने खुशदिली से कहा, तो फिर चले किसी अच्छे से होटल में चलकर काफ़ी पीते हैं। चपरासी जाते जाते रुक गया था और तानिया के जवाब का मुंतजर था। उसे देखकर तानिया ने कहा, ठीक है, काफ़ी की ज़रूरत नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। और फिर दो चार मुलाकातों में बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दोनों एक दूसरे पर एतबार करने लगे। एतबार राव को तो खैर तानिया पर एतबार था, लेकिन तानिया उसकी तरफ से मशकूक थी। लेकिन अब ये शक भी जाता रहा। एतबार राव ने अपने कौल के मुताबिक तमाम कागजात वकील से तैयार करवा के उसके सामने रख दी। वह सच्चा था, अब उसमें कोई शुबा न रहा। एतबार राव ने अपने सच्चे जज्बे, पुरखुलूस रवैये और अपनी साबित कदमी से तानिया के दिल में जगह बना दी। अब वो उसकी राह देखने लग गई। वो अगर एक दिन न मिलते तो यूँ महसूस होता जैसे आज का दिन तुलू हुआ ही नहीं। एक दूसरे को देखे बगैर चैन ना आता। फिर रात को अपने बिस्तरों पर लेटे टेलीफोन के तारों के ज़रिए अपने नेक जज्बात का इजहार करते। यही हाल कुछ उस तरफ भी था। एतबार और तानिया की मोहब्बत तो नई नहीं थी, लेकिन नादरा और मोहसिन राव तो एक अरसे से एक दूसरे को जानते थे। हाँ, ये और बात एक तवील अरसे के बाद तजदीद मोहब्बत हुई थी। अब हाल ये था कि जब तक वो एक दूसरे से मिल न लेते, बेकरार दिलों को चैन ना आता। फिर एक दिन सवाल पैदा हुआ, आखिर कब तक? और ये सवाल तानिया ने एतबार राव से किया था, ना ही नादरा ने मोहसिन राव से। ये सवाल अंकल आमिर ने किया था। उस सवाल को सुनकर मोहसिन राव को जैसे होश आ गया था। अंकल आमिर ने बहुत सही वक्त पर यह सवाल उठाया था। वो दोनों को एक दूसरे से मिलते हुए कुछ अरसे से देख रहे थे। दो कहानियों की इब्तिदा हो चुकी थी और अब इतना वक्त गुजर चुका था कि उन कहानियों का अंजाम ज़रूरी था। अंजाम बिलाखिर शादी था, लेकिन अंकल आमिर और खाला फरजाना उस फरीज़े को बहुत धूमधाम से अंजाम देना चाहते थे। तब ये तय हुआ कि रस्म मंगनी भी किसी बड़े होटल में अंजाम पाए। किसी भी तरफ पैसे की कमी न थी, लिहाजा एतबार राव और मोहसिन राव की मंगनियाँ एक ही होटल में एक ही वक्त में तय होना करार पाईं। नादरा के वालिदैन न थे, वो तनहा थी। ले दे के उसके रिश्ते के चचाजाद भाई थे। उधर एतबार राव के पस मंज़र में कोई न था। पस मंज़र में तो खैर उसका बाप राव अहमद अली, उसके भाई मौजूद थे, लेकिन ये पस मंज़र बहुत भयानक था। एतबार राव उस मंगनी के उन लोगों को हवा भी लगने नहीं देना चाहता था। मोहसिन राव और तानिया के वालिदैन भी मौजूद न थे। तानिया के सर पर अगरचे मोहसिन राव मौजूद था, लेकिन मोहसिन राव के सर पर कोई न था। ले दे के एक अंकल आमिर थे, इसलिए सब ने उन्हें अपना सरपरस्त बना लिया था। वो लड़की वाले भी थे और लड़के वाले भी। यूँ उन्हें मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई थी। खाला फरजाना को कराची से बुलवा लिया गया था। एक हफ्ते के बाद मंगनियाँ होने वाली थी, लिहाजा अफजल नहीं आया था। उसका प्रोग्राम एक दिन पहले आने का था। खाला फरजाना एक तवील अरसे के बाद अपने शहर आई थी। यहाँ आकर उन्हें अपनी जवानी याद आ गई थी। तानिया खाला फरजाना की आमद से बहुत खुश थी। वो बार बार उनके गले में बाहें डालकर तंबीह कर रही थी, खाला, मैं आपको अब नहीं जाने दूंगी। क्या मतलब है तेरा? क्या तू यहीं बैठी रहेगी? उन्होंने उल्टा सवाल टाँक दिया। ओ खाला, वो हंस कर बोली, मेरा मतलब यह था कि आपको शादी से पहले नहीं जाने दूंगी। अभी तो तुम्हारी शादी में 2 माह बाकी हैं। मंगनी के बाद मैं चली जाऊंगी। अफजल वहाँ अकेला है, फिर मैं शादी से पहले आ जाऊंगी। खाला फरजाना बोली, भाई अफजल की तो आपको फिक्र है, यहाँ कोई और भी अकेला है, उसकी फिक्र नहीं है आपको? खाला फरजाना ने एकदम चौंक कर तानिया को देखा। उन्हें ऐसे जुमले की तवक्को नहीं थी। तानिया का इशारा तो उनकी समझ में आ गया था, फिर भी उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए पूछा, किसकी बात कर रही हो? उसकी, जो सारी रात तन्हा खड़ा बारिश में भीगता रहा था। तानिया ने बताया। नहीं तानिया नहीं। खाला फरजाना ने अपनी आंखें बंद कर दी। मुझसे ऐसी बातें ना करो। मैंने अगरचे अंकल आमिर से भी इस मौजू पर बात नहीं की, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो बहुत अकेले हैं। वो आपको मिस करते हैं। जो होना था वो हो चुका। खाला फरजाना ने आंखें खोली तो उनकी आंखों से 2 आंसू निकलकर रुखसारों पर लुढ़कने लगे। अगरचे आपसे भी मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप खुद भी बहुत अकेली हैं। आप आज तक उन्हें मिस करती हैं। बस करता रहिए, बस। उनकी आवाज़ गले में रुंधने लगी। भूली दास्तान को अब याद न करो। आप शादी क्यों नहीं कर लेती अंकल आमिर से? तानिया किसी तौर पर चुप होने को तैयार नहीं थी। वो दिल की बात जुबान पर ले ही गई।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहकर वो तानिया के कमरे से चली गई। उसने उन्हें रोकने की कोशिश न की। आज के दिन के लिए इतना ही बहुत था। उसने माहे विसाल की राख में दबी चिंगारी को बिलाखिर अच्छी तरह कुरेद दिया था। अब उस दबी चिंगारी को बाहर निकाल कर हवा देने की ज़रूरत थी ताकि वो भड़क उठे, और ये काम वो पूरी एहतियात से करना चाहती थी। खाला फरजाना के जाने के बाद वो अपने कमरे से निकलकर किचन में पहुंची। वहाँ रफ़ीक शाम की चाय की तैयारियों में मसरूफ़ था। तानिया ने रफ़ीक से पूछा, मोहसिन भाई कहाँ हैं? साहब अभी उठे हैं, शायद बाथरूम में हैं, उसने बताया। अच्छा, तुम यूँ करो, मैं बाहर लान में जा रही हूँ, हम चाय वहीं पियेंगे, मोहसिन भाई से कह देना। जी अच्छा, रफ़ीक ने मौदबाना अंदाज में कहा। तानिया टहलती उस दरख्त के नीचे पहुंची जहाँ उसने राखी को बैठाकर उसकी तस्वीर बनाना शुरू की थी। एकदम उसकी निगाहों में सारा मंजर घूम गया। अगरचे मोहसिन राव का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन वो आज भी अपनी उस हिमाकत पर शर्मिंदा होती थी कि वो खामखा एक तमाशे वाली को अपनी कोठी पर मदऊ कर बैठी। खुदा न खास्ता अगर उसका चाकू ठीक निशाने पर लग जाता तो वो यकीनन उस सदमे से पागल हो जाती। राखी भी अजीब औरत थी। उसकी मोहब्बत नफरत में तब्दील हो गई थी। वह किसी जख्मी नागन की तरह मोहसिन को तलाश कर रही थी। उसे देखते ही देखते उसने डसने की कोशिश की। वो तो ऊपर वाले ने मोहसिन को बचा लिया, वरना राजमदारी की बेटी तो अपना हाथ दिखा चुकी थी। मोहसिन राव ने उस चाकू को अपने पास बहुत एहतियात से रख लिया था। ये राजमदारी का चाकू था। उस चाकू को वो बहुत अच्छी तरह पहचानता था। इस चाकू ने उसे बचपन में कत्ल होने से बचाया था, और वह चारों कातिल मोहसिन के कट कट गिरते आज़ाद देखकर दहशतज़दा होकर भाग गए थे। तानिया नहीं चाहती थी कि उस चाकू को घर में रखा जाए, लेकिन मोहसिन राव ने उस चाकू को अपने बेडरूम में सजा लिया था। वह चाकू उसने एक खूबसूरत प्लेट में साइड टेबल पर रख दिया था। तानिया एतराज़ कैसे करती? उसने खुद एक क्रिस्टल के खूबसूरत गुलदान में कली सजाई हुई थी, जिस पर उठते बैठते उसकी नज़र पड़ती रहती थी। अगर ये मोहब्बत की निशानी थी तो वो चाकू था, वो भी किसी की निशानी था। उसे बहुत कुछ याद दिलाता था, दरख्त की शाख, कपड़े। तानिया अपने ख्यालों में गुम थी कि पीछे से मोहसिन राव आ गया और उसके नज़दीक आकर खामोशी से खड़ा हो गया। किसी के नज़दीक खड़े होने का एहसास हुआ तो तानिया ने फ़ौरन पलट कर देखा। खैरियत तो है? कहाँ गुम थी? मोहसिन राव लान में बिछी मेज़ की तरफ बढ़ते हुए बोला। रफ़ीक उस मेज़ को चाय के लवाजमा से सजा रहा था। मुझे वो कमीनी याद आ गई थी। कौन? राखी? मोहसिन राव हंसा। मनूज का नाम न लिया करें, तानिया जलकर बोली। तानिया, अब इस बात को भूल भी जाओ, अब तो मेरा बाजू भी ठीक हो गया। मैं उसे भूली नहीं हूँ। मुझे वो जिस दिन भी नजर आ गई, अपने गार्ड से कहकर उसे गोलियों से छलनी करवा दूंगी। तानिया ने गुस्से में कहा। अच्छा, जो मर्जी आए करना, चलो अब चाय पी लो। मोहसिन राव ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अपने साथ ले चला। हाँ, वो खाला फरजाना कहाँ है? उन्हें नहीं बुलाया बाहर? नहीं, मैं उनकी चाय खुद लेकर कमरे में जाऊंगी। मुझे ज़रा आपसे एक बात करना थी। ऐसी क्या बात है जो उनके सामने नहीं की जा सकती? मोहसिन राव ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उनकी शादी की बात। क्या? खाला फरजाना की शादी की बात? जी, तानिया ने बड़ी यकीन से कहा। किससे? अब मैं जो जवाब दूंगी उससे आप फिर परेशान होंगे। तानिया ने हंसकर कहा। अंकल आमिर से। हैं? वो वाकई परेशान हो गया। मोहसिन राव ने हैरत से दोहराया, फिर तस्दीक चाहते हुए बोला, ये क्या मजाक है? और जब तानिया ने उन दोनों के इश्क की दास्तान सुनाई तो वो मजीद हैरत में मुब्तला हो गया। फिर वो दोनों बहुत देर तक उनके बारे में बातें करते रहे। तानिया ने बार बार अपने इस अज़्म को दोहराया कि वह हर कीमत पर उन दोनों की शादी करवा कर रहेगी। खाला फरजाना का मामला अभी दूर था। अभी तो तानिया की मंगनी सर पर थी। जब मंगनी का दिन आया तो वो हो गया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। उस दिन उस बड़े होटल का शादी हाल मेहमानों से पुर था। हर तरफ रंगो नूर की बारिश थी। नकरई कह कहे बिखर रहे थे। नादरा, तानिया और मोहसिन राव स्टेज पर बैठ चुके थे। एतबार अभी नहीं पहुंचा था, हालांकि अब तक उसे पहुंच जाना चाहिए था। तानिया की नज़रें बार बार उठती थीं और फिर मायूस होकर लौट आती थीं। मोहसिन राव के चेहरे पर भी फिक्र के आसार नमूदार हो जाते थे। जब वक्त मुकर्रर से 1 घंटा ऊपर हो गया तो चारों तरफ खलबली मच गई। अंकल आमिर मोहसिन राव के पास आए और बोले, मोहसिन, समझ में नहीं आ रहा कि क्या मामला है। एतबार राव न घर पर है और न ही सिनेमा पर। घर की घंटी मुसलसल बज रही है, कोई उठाता नहीं। सिनेमा पर मैनेजर ने बताया कि वह सिनेमा आई ही नहीं। ओह! मोहसिन राव ये सुनकर खड़ा हो गया। उसने आसिफ सिद्दीकी को इशारे से अपने पास बुलाया और सारी सूरत हाल बताई। मामले की नज़ाकत समझ कर आसिफ सिद्दीकी ने कहा, अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं उसके घर जाकर देखता हूँ, अभी बुला कर लाता हूँ। शादी ब्याह के मौके पर देर हो ही जाती है, कहीं वो ब्यूटी पार्लर ना चला गया हो। आसिफ सिद्दीकी ने बात पुरमज़ाह अंदाज में करके मामले की संगीनी कम करना चाहिए और फिर वो फ़ौरन ही हाल से बाहर चला गया। मेहमान परेशान हो रहे थे कि आखिर मंगनी की रस्म कब अदा की जाएगी। जब 2 घंटे गुजर गए और आसिफ सिद्दीकी भी पलट कर ना आया और ना ही फ़ोन पर कोई इतला मिली तो अंकल आमिर ने मोहसिन राव से कहा, तुम्हारी और नादरा की रस्म अदा कर देते हैं, सारे मेहमान परेशान हो रहे हैं। नहीं अंकल, अपनी मंगनी से पहले मैं अपनी बहन की मंगनी की रस्म अदा करना चाहूँगा, और अगर किसी वजह से एतबार राव ना आया तो? अंकल आमिर ने खदशे का इजहार किया। तो मेहमानों को बगैर मंगनी के ही खाना खिला दिया जाएगा, मोहसिन राव ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। अभी ये बात हो ही रही थी कि आसिफ सिद्दीकी सामने से आता दिखाई दिया। उसका मुंह लटका हुआ था। वो यकीनन कोई अच्छी खबर नहीं लाया था।